गुड मॉर्निंग भाइयों। आप सभी भाइयों को मेरी और मेरी माता जी की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग एडिक्शन से या अल्कोहलिज्म से संघर्ष कर रहे हैं तो कृपया ये वीडियो जो है जो मैं बना रहा एक छोटा सा, ये कृपया अपने परिवार को भी दिखाइए, क्योंकि मैंने ये देखा है। मेरा खुद बहुत लंबा 20 साल से ज़्यादा का मेरा एडिक्शन से संघर्ष रहा है, अल्कोहलिज्म से। तो ये जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कृपया ये अपने परिवार को ज़रूर दिखाइए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये। क्योंकि क्या है कि परिवार में या समाज में एडिक्शन और अल्कोहलिज्म को लेकर जागरूकता नहीं है और बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हुआ ये कि आज सुबह एक मेरे मित्र का फ़ोन आया और वो 20-22 साल का लड़का है और बहुत ही अच्छी फैमिली से, बहुत ही वेल रेपुटेड फैमिली का है, बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ा हुआ है। 21 साल का लड़का, मेरे ख्याल में 20-22 साल का होगा और सब कुछ सही है। तो उसने मुझे आज सुबह फ़ोन किया और बहुत ही वो मुझसे शेयर कर रहा था कि बाबा भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मैं एडिक्शन से। मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसको, कई बार मेरी उससे मुलाकात हो चुकी है विभिन्न सेंटरों में। और उसने कहा कि मैं अभी अभी डिटॉक्सिफिकेशन करके वापस आया हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे से ज़्यादा मेरा परिवार बहुत परेशान है। ये बार बार मैं रिलैप्स हो रहा हूँ। कृपया मुझे एक आध लाइन में बताइए मैं कैसे दूर रहूं अपने एडिक्शन से, अपने जीवन की खातिर और अपने पारिवारिक सदस्यों के जीवन की खातिर, परिवार की सुख शांति समृद्धि की खातिर कृपया मुझे बताइए। तो वही चीज़ें हैं जो मैं कक्षाओं में भी बताता हूँ, संस्थाओं में भी बताता हूँ। और पर इसमें देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके परिवार को बहुत सारी चीज़ें समझनी है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बगैर एक व्यक्ति एडिक्शन से, अल्कोहलिज्म से बाहर आए थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो जो छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ, ये कृपया अगर आप लोग अल्कोहलिज्म से, एडिक्शन से संघर्ष कर रहे हैं तो ये वीडियो कृपया अपने परिवार को भी ज़रूर दिखाइए। ये मैसेज बेसिकली उन तक जरूर पहुँचना चाहिए। पहली चीज़ तो ये मैं परिवार से बोलना चाहता हूँ कि ये एडिक्शन हो या अल्कोहलिज्म हो, ये एक डिजीज़ है, बीमारी है और वो किसी को भी लग सकती है। और वो बीमारी अगर किसी को लगती है तो वो उसमें उसका कोई दोष नहीं होता, उसमें कोई दोष नहीं है, किसी को भी लग सकती है। XYZ, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पढ़ा लिखा हो गरीब हो अनपढ़ हो, कोई उससे क्या बैकग्राउंड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारी है वो किसी को भी हो सकती है, जैसे कोरोना किसी को भी हो सकता है, खांसी जुकाम बुखार किसी को भी हो सकता है। बेसिकली क्या है, आपको ये समझना है कि ये एक बीमारी है। अगर कोई आपके परिवार में कोई व्यक्ति एडिक्शन से संघर्ष कर रहा है, अल्कोहलिज्म से, तो आपको कुछ बातें समझनी है। पहली बात तो ये कि वो बीमार व्यक्ति है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है ना, वो उस बीमारी से ग्रस्त है, उसको ये बीमारी लग गई है। अब इसके लिए उसको प्रॉपर मेडिकेशन के साथ साथ प्रॉपर प्रिकॉशंस की आवश्यकता होगी। और ये जो मेडिकेशन है और ये जो प्रिकॉशंस है, ये बिना पारिवारिक सहयोग के पूरा नहीं हो सकता। मेरा अपना मानना है, जो मेरा अपना अनुभव है, कि पारिवारिक सहयोग के बिना ये चीज़ नियरली आप मान लो कि इम्पॉसिबल है, असंभव के करीब है ना। असंभव तो नहीं है, लेकिन आप मान के चलो कि तकरीबन ये असंभव चीज़ है। तो पहली चीज़ तो ये एक बीमारी है और जो व्यक्ति नशे से संघर्ष कर रहा है, वो पहली चीज़ वो जानबूझ के नशा नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है।
उसकी मानसिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति और उसकी भावनात्मक स्थिति जो है वो बीमार हो गया है ना, वो डिपेंडेंट हो गया है, निर्भर हो गया है। और ये जो बीमारी है ये शारीरिक, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तरीकों से सिर्फ लक्षण आते हैं इसके, ये सिर्फ लक्षण हैं। फिजिकली क्या होता है, शारीरिक रूप से वो कंपल्शन का शिकार होता है, दबाव का। विचार जब भी आएगा तो उसके शरीर में एक अजीब सी एक क्रेविंग होती है। अगर वो विचार को हैंडल कर लेता है, जो कि कभी कभी विचार जो होता है वो एक सामान्य लहर की तरह होता है, एक हल्की सी, उसे कर लेते हैं। कभी कभी वो तेज लहर के रूप में विचार आता है ना, उसे हैंडल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी एक सुनामी की तरह आता है। वह नशा करने का जो विचार है वो एक सुनामी जैसी आती है, उसमें वो नहीं संभाल पाता कि मैं किस प्रकार से, वो फिर स्लिप हो ही जाता है ना। तो शारीरिक रूप से क्या है, कंपल्शन, दबाव। मानसिक रूप से क्या है कि विचार अगर आ गया उसके दिमाग में तो अब वो कंपेल्ड तो है ही शारीरिक रूप से, लेकिन क्या है कि उसका एक ऑब्सेशन बन जाएगा कि मुझे वो नशा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस नशे के बगैर, उस नशे का उपयोग किए बगैर वो अपने को सामान्य महसूस नहीं कर पाता, नॉर्मल महसूस नहीं कर पाता। और इसके लिए, अपने को नॉर्मल महसूस करने के लिए, सामान्य महसूस करने के लिए उसे उस नशे की आवश्यकता होती है। और जब ऐसी आवश्यकता उसकी बन जाती है तो उसको प्राप्त करने के लिए, नशे को प्राप्त करने के लिए वो इंसैनिटी यानी पागलपन तक जा सकता है। पागलपन का अर्थ यह है कि फिर वो बिना सोचे समझे, बिना किसी की परवाह किए, उसे सिर्फ मेरा नशा चाहिए। क्यों? क्योंकि उस नशे के बगैर वो सामान्य महसूस नहीं कर पा रहा है, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो वो उस नशे के लिए पागलपन की हद तक जाएगा, यानी कि परिणाम की परवाह किए बगैर अब उसे वो नशा चाहिए, है ना। भावनात्मक रूप में, इमोशनली रूप में क्या है कि इंस्टेबल हो जाता है, असंतुलित हो जाता है ना। भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रह पाता उसका, है ना। न वो स्वयं की भावनाओं को समझ के उनके अनुरूप व्यवहार कर पाता है, ना ही उसे दूसरे की। जिस प्रकार अर्जुन को सिर्फ मछली नहीं दिख रही थी, मछली की आंख दिख रही थी, इसी प्रकार अगर एक नशेबाज को या एक शराबी को नशे का आ गया विचार, तो उसे सिर्फ वो नशा दिखता है और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। यही उसकी बीमारी है। और ये बीमारी के सिर्फ लक्षण हैं। असली बीमारी का होती है, वो होती है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, है ना। देखिए, एक सामान्य सी बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर ये शारीरिक बीमारी होती तो अभी तक ये उसके लिए कोई वैक्सीन बना देते, भैया ये वैक्सीन लगा दो, अब ये नशा नहीं कर पाएगा, या करेगा तो कंट्रोल में करेगा। वो आज तक बन नहीं पाई। क्यों? क्योंकि बीमारी शारीरिक नहीं है। इन्होंने कोरोना की वैक्सीन निकाल दी, और भी दुनिया भर की बीमारियां हैं, आपको पता, उसकी वैक्सीन बन जाती है, बना लेते हैं लोग। लेकिन ये लाखों करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अभी तक इस बीमारी का के लिए वैक्सीन नहीं बना पाए। हाँ, बाजार में कुछ दवाइयां उपलब्ध हैं जो जिन्हें एंटी क्रेविंग बोलते हैं और एंटी अब्यूजिव बोलते हैं। एंटी क्रेविंग मेडिसिन वो होती है जिनको खाने के बाद क्रेविंग जो होती है, जो नशे की चाहत होती है या नशे की प्रति जो आपका खिंचाव होता है, वो दबाव जो बनता है वो कम होता है, ऐसा बोलते हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊं अपने अनुभव से, मैंने भी बहुत, मेरे लिए मेरा भाई विदेशों तक से दवाइयाँ आती थी, वो खुद लेके आता था, लेकिन वो इतनी प्रभावकारी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। उसको खाने के बाद भी आदमी नशा कर लेता है, क्योंकि वो क्रेविंग को ख़त्म नहीं कर पाती, ना ही वो कम कर पाती हैं, है ना। दूसरी चीज़ है एंटी अब्यूजिव। एंटी अब्यूजिव होती हैं जिसको अगर आपने खिला दी किसी भी नशेबाज को, खासतौर पर शराबी को, तो शराब का या अल्कोहल का एक बूंद भी अगर उसके शरीर में चला जाए तो वो बड़ा रिएक्ट करते, बहुत
भयंकर तरीके से, और वो रिएक्शन जो होता है वो इतना सिवियर होता है, इतना खतरनाक होता है कभी कभी कि वो उसमें आदमी की जान भी जा सकती है। इसलिए कोई डॉक्टर तो आपको लिख के देगा नहीं वो एंटी अब्यूजिव, और अगर बाय द वे वो लिखता भी है तो वो आपसे एक साइन करा लेगा डिक्लेरेशन कि अगर इसे खा के और आगे कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, भगवान न करे, तो इसमें मेरी कोई दोष नहीं है। और उस दवाई के साथ आपको 50 वो प्रिकॉशंस बताएगा जो कि आपके लिए असंभव है, शराबी के लिए बोल रहा मैं खास तौर पर। क्यों? क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे फूड्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, प्रिजर्व्ड फूड जो होते हैं, जो डिब्बा बंद खास तौर पर आते हैं, बोतल बंद, इनमें क्या है ना, उसे प्रिजर्व करने के लिए अल्कोहल या की मात्रा थोड़ी बहुत मिलाई जाती है ना। अब आफ्टर शेव है या जो डिटॉल है, इन सब में थोड़ा बहुत अल्कोहल मिलाया जाता है, और उस दवाई को खाने के बाद अगर एक बूंद भी चली गई उसके शरीर में तो वो रिएक्ट करता है। और आम डॉक्टरों को तो ये भी नहीं पता कि अगर किसी को रिएक्शन हो गया हो इस तरीका, किसी ने ये दवाई खाई हो, और ज़्यादातर क्या होता है बिन बताए खिलाई जाती है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा मतलब लिखा रहता है विज्ञापनों में कि शराबी को बिन बताओ खिलाओ, बिन बताओ। अब उसे पता नहीं है, वो जाके पी लेता है ना। तो उसमें क्या होता है, जब उसका रिएक्शन चालू होता है तो 99% डॉक्टरों को तो ये भी नहीं पता है जो सड़क में होते हैं कि अब इसका क्या, इसको एंटीडोट देना है, कैसे ठीक करना है, उन्हें पता ही नहीं होता है। तो बेसिकली तो कोई डॉक्टर वैसे लिखता नहीं, और अगर कोई आपको बोलता भी है तो 50 प्रिकॉशन बताएगा आपको, और जो जिसको आप दवाई दे रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए वो शेव कर रहा है, उसकी जरा कट गया, उसने डिटॉल लगा लिया तो उसका रिएक्शन चालू हो जाएगा, है ना। और इन डॉक्टरों को पता ही नहीं कि उसका क्या एंटीडोट है, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि बीमारी है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक बीमारियों का इलाज भी आध्यात्मिक रूप से होता है। और इसीलिए देखिए शारीरिक भी नहीं है क्योंकि अभी तक उसकी वैक्सीन आ जाती, मानसिक भी होती है अगर ये बीमारी, तो भी दुनिया भर के साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, फलाने डिकाने जो कुछ भी हैं, है ना, वो उसको ठीक कर देते हैं, वो भी नहीं कर पाते, है ना, नहीं कर पाते। अगर भावनात्मक होती तो उसके भी कई थेरेपीज होती है, वो तो भी ठीक हो जाती, वो कम तो हो ही जाती, है ना, फिर भी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि ना वो फिजिकल है, ना मेंटल है, ना इमोशनल है, न शारीरिक है, न मानसिक है, न भावनात्मक है, वो बीमारी है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। तो इनको मेडिसिन भी जो है वो स्पिरिचुअल देनी पड़ती है क्योंकि वो आत्मा की बीमारी है। और आत्मा की बीमारी क्या है वो आपको कोई भी जो इस चीज को जानता हो वो आपको बता देगा कि किस प्रकार से है। तो पहली तो वो फैमिली का पूरा सपोर्ट होना चाहिए उसको, लड़के को, तभी वो बाहर आ सकता है ना। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये बीमारी को, जैसा कि कार्यक्रम में बताया जाता है कि ये बहुत ही चतुर, चालाक, मायावी, शक्तिशाली और सबसे खतरनाक चीज, ये बड़ी रहस्यमय टाइप की, सटल टाइप की बीमारी है ना। इस बीमारी को बहुत सारे हमारे मित्रगण ऐसे बताते हैं, मेरा भी अपना अनुभव है कि ये क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज है। ये आदमी कभी भी रिलैप्स हो सकता है। कोई 5 साल के लिए छोड़ दे शराब, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो 20 साल बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि ये नहीं करेगा, कर भी सकता है ना। तो इसके लिए क्या है कि कुछ मेडिकेशंस होती हैं और कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। तो अगर इन मेडिकेशन और प्रिकॉशन का अगर को सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाए तो संभव ये होता है कि ये नशे से दूर रह सकता है। अब मेडिकेशन जो इसमें होता है वो होता है स्पिरिचुअल थेरेपी, और जो प्रिकॉशन होता है वो ये होता है कि आपको सामान्यतः कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो मैं मेडिकेशन, क्योंकि आज वो मेरा मित्र बहुत ज़्यादा परेशान था, उसका परिवार परेशान था, जवान लड़का 20-22 साल का, तो उससे मेरी काफ़ी देर बात हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पे मुझे एक छोटा सा संदेश देना चाहिए। अब देखिए इसका मेडिकेशन जैसे मैंने बताया आपको, वो तो सीधे सीधे स्पिरिचुअल है और एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है जो कि जिसको ANA का कार्यक्रम बोला जाता है, 12 कदम का। तो उसमें
उस कार्यक्रम को फॉलो करना चाहिए लड़के को। और प्रिकॉशंस जो होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो परिवार है, फैमिली, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। और होता क्या है परिवार के साथ, जैसे मैं अपने परिवार का भी अनुभव है। पहली चीज़ तो परिवार के उन्हें ये ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का दुख, दर्द, समस्या, पीड़ा भगवान ने उनके ऊपर फेंक दी है ना। ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है कि दुनिया में उनसे ज़्यादा दुखी, परेशान व्यक्ति कोई है ही नहीं, जो उसका परिवार होता है। लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर आप आसपास देखेंगे तो नशे से स्ट्रगल करते हुए आपको बहुत सारे परिवार मिलेंगे और बहुत सारे व्यक्ति भी मिलेंगे, उनके परिवार भी मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी अगर परिवार वाले ये वीडियो देखते हैं तो उनके लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है कि कृपया आप ये पता करिए, जो कि गूगल में आपको पता चल जाएगा। आप ये पता करिए कि आपके शहर में एल एनॉन, ALL.ANON, इसको बोलते हैं एल एनॉन। आप ये पता करिए कि हमारे शहर में एल एनॉन की मीटिंग्स कहाँ होती हैं। ये हफ्ते में एक बार होती हैं, हर शहर में होती हैं अधिकतर। आप ये पता करिए कि एल एनॉन की मीटिंग्स कहाँ होती हैं और उन मीटिंग्स में आप नियमित रूप से जाइए। ये मैं सभी परिवारों को, देखिए ये बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार का सदस्य है, जो भी है, वो नशे की बीमारी से बाहर आए, तो आप लोगों को कुछ बातें समझनी बहुत आवश्यक है। और क्योंकि एक परिवार की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का, पूरी सृष्टि का दुख, दर्द, समस्या, पीड़ा भगवान ने हमारे ऊपर फेंक दी, हमारे जैसा दुख किसी को भी नहीं होगा। तो वो इस गम से बाहर आएंगे, तभी वो कुछ सोच पाएंगे, कोई निर्णय ले पाएंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को। तो कृपया आप, एक सपोर्ट ग्रुप होता है एल एनॉन का, आपको गूगल से पता चल जाएगा, आपके और हर शहर में होता है, पता करिए और वहाँ नियमित रूप से जाइए। मेरे ख्याल में हफ्ते में एक बार 1-1.5 घंटे की उनकी मीटिंग्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि एक नशेबाज या एल्कोहलिक या एडिक्ट्स की फैमिली मेंबर्स की होती है बेसिकली। उसमें सिर्फ फैमिली आती हैं, एडिक्ट्स की, एल्कोहलिक्स की फैमिलीज आती हैं, और वो फैमिली ग्रुप थेरेपी के द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ों, आपको एक नशेबाज के साथ कैसे डील करना चाहिए, कैसे उसका सपोर्ट, सहयोग करना चाहिए थेरेपी में, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पता चलेगी। तभी आप सपोर्ट दे पाएंगे उसको, पॉजिटिव सपोर्ट। नहीं तो आप, बहुत मुश्किल है देना। क्योंकि अधिकतर फैमिलीज़ का ये होता है, एक ऐसी मानसिकता होती है, उन्हें ऐसा लगता है ये साला जानबूझ के कर रहा है, ये हमें परेशान करने को कर रहा है, इसको ये आदत है ना। बहुत सारी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और वो एक नशेबाज को बीमार व्यक्ति नहीं समझते, वो उसे एक अपराधी समझते हैं, एक क्रिमिनल समझते हैं कि ये लड़का क्रिमिनल है ना। वो कभी भी, तो उनका अप्रोच जो होता है उसकी तरफ, वो एक आपराधिक होता है, वो एक अपराधी की तरह देखते हैं उसको, एक अपराधी की तरह उससे डील करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आप उसे एक बीमार व्यक्ति की तरह देखें, जो शारीरिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, भावनात्मक रूप से बीमार है, और सबसे बड़ी चीज़ आध्यात्मिक रूप से बीमार है। देखिए, कोई भी आदमी, आप मुझे एक थप्पड़ मारे और उसके बदले मैं भी मार दूँ तो माना जाता है संसार में कि टिट फॉर टैट, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि एक अल्कोहलिक या एडिक्ट जो होता है, वो जो सबसे ज्यादा, वो जिन लोगों से प्यार करता है और जो लोग सबसे ज्यादा उससे प्यार करते हैं, वो अनजाने में सबसे ज्यादा दुख भी उन्हीं लोगों को दे रहा होता है, जो लोग उससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और जिनसे वो भी बहुत प्यार करता है ना।
तो इसलिए ऐसा कोई सामान्य मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति तो करता नहीं है, कभी भी नहीं करेगा वो, है ना। कि आप मुझे तो प्यार कर रहे हैं, मैं आपको गाली दे रहा हूँ, थप्पड़ मार रहा हूँ, है ना। एक जानवर भी है, एक कुत्ता भी है, तो आप उसे अगर खिलाओगे पिलाओगे तो वो कभी आपके ऊपर भौंकेगा नहीं, काटेगा नहीं। लेकिन एक एडिक्ट, एक अल्कोहलिक की मानसिक दशा ऐसी हो जाती है कि जो उन्हें रोटी दे रहा होता है, जो उनसे प्यार कर रहा था, वो उन्हीं के ऊपर गुर्राते हैं और उन्हीं को काटने के लिए दौड़ते हैं। ये तो एक सामान्य मानसिक स्थिति वाला नहीं करता है ना। आप एक एडिक्ट अल्कोहलिक अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है ना। कोई भी आदमी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारता है, और जो अपने पैर पे मार रहा हो तो आप समझ लीजिए कि इसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, नॉर्मल तो नहीं होगी, है ना। आप जिस डाली पे बैठे हैं उसी को ही काट रहे हैं अगर, तो ये तो पागलपन की निशानी है ना। और एक अल्कोहलिक एडिक्ट क्या करता है, वो जिस परिवार में होता है, जिस परिवार की एक शाखा होती है, वो जिस परिवार में बैठा है, जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से, वो उसी पेड़ को काटने में लगा रहता है। तो ये एक गंभीर आध्यात्मिक रोग है, और इसको दुर्भाग्य से इसकी कोई मेडिसिन अभी तक बाजार में नहीं आई है। मैंने जैसे पहले ही बताया, क्योंकि ये फिजिकल तो है ही नहीं ना। फिजिकल होता तो अब तक ये वैक्सीन बना लेते, इंजेक्शन बना लेते, पता नहीं क्या क्या बना लेते, है ना। कम से कम ये इतना तो बना ही सकते थे कि जिसको लगाने के बाद एक नशे बाद चलो छोड़ नहीं पाता तो कंट्रोल तरीके से ही कर ले, पारिवारिक और सामाजिक नियमों के अनुरूप कर ले, वो भी नहीं कर पाया, है ना। ये फेल हो गए वहां पे। देखिए, मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ, और मैं ये मानता हूं कि हो सकता है कि निकट भविष्य में ऐसी कोई दवा आ जाए जिसको खाने के बाद एक अल्कोहलिक या तो उसकी क्रेविंग ही खत्म हो जाए, पिया ही ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसी दवा आ जाए कि वो खाने के बाद उसकी क्रेविंग जो है इतनी कम हो जाए कि वो एक आध पैग पी के उसको लगे हाँ मैं संतुष्ट हो गया, है ना। तो वो दुर्भाग्य से फिलहाल तो है नहीं, हो सकता है भविष्य में आ जाए, लेकिन फिलहाल जो है, अगर आप चाहते हैं, ये मैं परिवार के लिए विशेष तौर पे मैं ये संदेश दे रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में जो भी सदस्य है वो एल्कोहलिज्म से, एडिक्शन से बाहर आए, तो जितनी मेहनत वो बेचारा कर रहा है, और ऐसी बात नहीं है, कोई भी अपने परिवार को दुख नहीं देना चाहता, वो संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी बीमारी के साथ, वो बीमार हैं, वो दया के पात्र हैं। बेसिकली मैं आपसे बता रहा हूं, वो स्वयं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और साथ ही साथ पारिवारिक हो रही है, इतना उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि उनकी, जैसे मैंने बताया, उन्हें मछली नहीं दिख रही, उन्हें सिर्फ मछली की आंख दिखती है। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, और मैं तमाम लोगों से जो सीखा हूँ, समझा हूँ, पढ़ा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले अपने शहर में पता करिए कि एल एनॉन की मीटिंग्स कहाँ होती हैं। गूगल पे आप सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ होती है, और आप नियमित रूप से वहाँ जाने चालू करिए। ये मैं सभी परिवारों को मेरा एक विनम्र संदेश है। दूसरी चीज़ मैं अल्कोहलिक्स और एडिक्ट्स के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई इससे दूर रहना चाहते हैं तो आपको सामान्य से कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे, जो कि आप अधिकतर लोगों को, आपको सबको पता ही है। आपको इसको हम लोग बोलते हैं, या ऐसा लिटरेचर में लिखा हुआ है कि आपको प्ले थिंग्स, प्लेमेट और प्ले ग्राउंड, 3 चीज़ों को बदलना है ना। प्ले थिंग्स माने जिन चीज़ों से आप खेलते थे, यानी अपने नशे की जो भी आपकी वस्तुएं थी, बोतल, गिलास या पुड़िया, जो भी है आप करते हो, इंजेक्शन है, जो भी है ना, ये प्ले थिंग्स थी हमारी, हम इन्हीं से खेलते थे। आपको इससे दूर रहना है। प्ले मेट्स यानी कि जो आपका नशा करने का जो समूह था, जो आपके सो कॉल्ड फ्रेंड थे, बेसिकली वो फ्रेंड नहीं थे, वो यूजिंग फ्रेंड थे। वो सिर्फ नशे का कॉमन आप लोगों का वो था, क्या बोलते हैं, इंटेंशन था कि नशा करना है, इसलिए वो सिर्फ उसको यूजिंग फ्रेंड्स बोलते हैं। उनसे दूर रहिए।
और तीसरी चीज़ प्ले ग्राउंड से, मतलब जिन जगहों पे आपको जो आपको ट्रिगर थी, जो जगह जहाँ पे आप नशा करते थे या जिन जगहों से आपको नशा करने की इच्छा जागती है, होता है कई सारी ऐसी जगह होती है जिनको देख के थोड़ा सा मन में वो इच्छा आती है कि यार यहाँ पे नशा करते हैं। ऐसी जगहों से तो फिलहाल दूर रहना चाहिए थोड़ा लंबे समय के लिए। इसको कार्यक्रम में बोलते हैं कि व्यक्ति, स्थान और परिस्थिति, 3 चीज़ों से आपको अपने को दूर रखना है। जो व्यक्ति नशा करते हैं उनसे दूर रहिए, ऐसे स्थान जहाँ पे आपने नशा कभी किया हो उनसे दूर रहिए फिलहाल के लिए, थोड़े समय के लिए। और ऐसी परिस्थितियाँ, यानी कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर आपको लगता है कि आप नशा कर सकते हो, ख़ासतौर पे शादी ब्याह या बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे ऐसी जगह पे आदमी जाता है तो वो उसको लगता है कि काश मैं थोड़ा नशे में होता, ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता था। और भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, फिलहाल आप उनसे दूर रहिए। धीरे धीरे आपको एक जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो आगे बढ़िए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ एक नशेबाज को भी और एक उनकी फैमिली को बेसिकली, कि ये क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज़ है। ये कोई व्यक्ति कभी भी नशा कर सकता है, चाहे उसको नशा छोड़े हुए 5 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 15 साल, चाहे 20 साल, वो कभी भी कर सकता है। क्योंकि जो विचार आता है ये डिपेंड करता है वो उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितने फोर्स के साथ वो विचार आया उसके दिमाग में नशा करने का। अगर वो हल्का फुल्का है तो आदमी उसे हैंडल कर लेता है ना। थोड़ा सा स्ट्रांग है वो लहर जो है, विचार जो क्रेविंग है, उसे भी वो थोड़ा बहुत करके, लेकिन कभी कभी ये सुनामी की तरह आता है, इतने उससे आता है कि उसे वो हैंडल नहीं कर पाता, फिर वो कर ही लेता है ना। इसलिए यहाँ कार्यक्रम में जो ANA का कार्यक्रम है, जो विभिन्न संस्थाओं में भी पढ़ाया जाता है, उसमें बोला जाता है कि रिकवरी सिर्फ 24 घंटे की होती है, 24 आवर्स की, है ना। किसने 10 साल से नशा छोड़ रखा, 20 साल से 50, उसका कोई मायने नहीं है। आपने आज किया कि नहीं किया, ये मायने करता है ना। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है, मेरा अनुभव, कि 24 घंटे का भी नहीं है, तो कभी भी डिपेंड करता है कि ये विचार आता है नशा करने का, कितनी इंटेंसिटी का है, कितना फोर्स के साथ आया है। तो ये मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सभी पारिवारिक लोगों से, पारिवारिक सदस्यों से, जिनके परिवार में अगर कोई व्यक्ति एडिक्शन से या एल्कोहलिज्म से संघर्ष कर रहा है, तो कृपया आप अपने शहर में एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि ये मैं एक नशेबाज से, अल्कोहलिक से किस प्रकार से हम उसे डील करें और किस प्रकार से हम उसे सपोर्ट करें। क्योंकि विदाउट सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, नियरली इम्पॉसिबल है कि कोई आदमी नशे से एक दिन भी दूर रह जाए, आगे की तो छोड़िए। तो ये मेरा सबसे विनम्र प्रार्थना ही समझ लीजिए। कृपया Al-Anon होती है मीटिंग्स, हफ्ते में मेरे ख्याल में एक दिन तो अधिकतर सभी जगहों पे होती है, तो कृपया आप ज्वाइन करिए वो मीटिंग्स। निःशुल्क होती है, उसमें कोई आपको 1 रुपया नहीं देना, 1-1.5 घंटे की होती है। उसमें क्या है कि आपको बहुत सारी और फैमिलीज भी मिलेंगी जो एडिक्शन से, अल्कोहलिज्म से स्ट्रगल कर रही होंगी अपने किसी सदस्य के लिए, तो उनसे एक सपोर्ट ग्रुप मिलता है, उनसे आप बहुत कुछ सीखोगे कि किस प्रकार से हमें ये चीज़, इसको सपोर्ट करना है, किस तरीके से हमें डील करना है इससे, और किस तरीके से इसे मोटिवेट करना है। तो ये मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन है। और अगर कोई एडिक्ट या अल्कोहलिक इसको देख रहा हो तो कृपया अपने परिवार को जरूर दिखाएं। अगर वो निकलना चाहता है इन चीज़ों से तो कृपया अपने परिवार को ये वीडियो दिखाएं और उन्हें Al-Anon में जाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां उन्हें होप मिलेगी, एक आशा मिलेगी, एक शक्ति मिलेगी, जिससे कि वो अपने सदस्य के साथ सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से डील कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।
अंत में मैं एक बार और अपनी माता जी की तरफ से और अपनी तरफ से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कृपया प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू।